विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। हालांकि यह चैनल कानूनी जानकारी देने वाला चैनल है, लेकिन हमारा तिरंगा हमारे लिए सर्वोच्च कानून है। इसकी बुलंदी और बेहतरी के लिए हम सब एक हैं और हमेशा प्रस्तुत हैं। आज तक आपने यही सुना है कि कानून आरोपियों को सजा देता है, लेकिन आज हम आपको उन परिस्थितियों के बारे में बताएंगे जहां आरोपी का कृत्य अपराध नहीं माना जाता है। कानून उस कृत्य को एक्सेप्शन कहकर, अपवाद कहकर माफ कर देता है। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिए गए निर्णय के आधार पर ऐसे ही एक्सेप्शंस का विस्तृत अध्ययन करेंगे और इसके बाद आप अपने केस में या अपने क्लाइंट्स के केस में यह जांच कर पाएंगे कि क्या उस केस में भी कोई एक्सेप्शन उपलब्ध है या नहीं है। इसके साथ ही हम यह भी देखेंगे, पहली बात, कि कानून में उपलब्ध जनरल एक्सेप्शंस क्या होते हैं। दूसरी बात, जनरल एक्सेप्शंस को साबित करने की जिम्मेदारी किसकी होती है। कौन बताएगा कि इस केस में जनरल एक्सेप्शन उपलब्ध है या नहीं है। तीसरी बात, चश्मदीद गवाह की मौजूदगी में आरोपी के मोटिव की क्या भूमिका होती है। क्या वह उतना ही महत्वपूर्ण रह पाता है जितना कि सर्कमस्टेंशियल एविडेंस के केस में रहता है। चौथा पॉइंट है, क्या मानसिक अस्वास्थ्य भी एक लीगल एक्सेप्शन होता है और इसका लाभ आरोपी को मिल सकता है। अंतिम बिंदु होगा कि जनरल एक्सेप्शंस वाले मामलों में सुप्रीम कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट की क्या भूमिका निर्धारित की है और उनको क्या आदेश दिए हैं। वर्तमान केस में चुन्नी बाई पर आरोप था कि 2015 में उसने अपनी 3 और 5 साल की 2 बेटियों को लोहे की फाली से मार दिया था, जिसे चुन्नी बाई की भाभी ने अपनी आंखों से देखा था। मारने के बाद चुन्नी बाई ने बहुत विलाप किया। जब 313 में उसका कथन लिया गया तो उसने कहा कि मेरे ऊपर चढ़े हुए साए ने मुझसे लड़कियों को मरवा दिया है। लेकिन ट्रायल कोर्ट ने इस बात पर ध्यान ना देते हुए चुन्नी बाई को दोषी ठहराकर उम्र कैद की सजा दे दी। हाई कोर्ट के सामने अपील में यह ग्राउंड भी लिया गया था कि चुन्नी बाई की मानसिक अवस्था ठीक नहीं थी, वह अस्वस्थ थी मानसिक रूप से, लेकिन हाई कोर्ट ने अपील को डिसमिस कर दिया और सजा को बरकरार रखा। इस तरह यह मामला सुप्रीम कोर्ट के सामने आया। सुप्रीम कोर्ट ने चुन्नी बाई की सजा को माफ कर दिया, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के अनुसार चुन्नी बाई का केस जनरल एक्सेप्शंस की श्रेणी में आता हुआ पाया गया। सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि सेक्शन 76 से लेकर 106 आईपीसी में ये जनरल एक्सेप्शंस दिए गए हैं। नए कानून बीएनएस में ये एक्सेप्शंस सेक्शन 14 से लेकर 44 में आते हैं। उदाहरण के लिए 7 साल की आयु तक का कोई बालक यदि अपराध कर भी दे तो भी उसके ऊपर केस नहीं चलाया जा सकता, क्योंकि यह एक एक्सेप्शन है। ऐसा ही एक अन्य एक्सेप्शन विक्षिप्तता या इंसैनिटी होती है। इसे सेक्शन 84 में एक्ट ऑफ पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड कहा गया है। हिंदी में इसे अस्वस्थ मन वाले व्यक्ति का कृत्य कहा जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब कोई व्यक्ति अपने कृत्य की प्रकृति को समझने के नाकाबिल होता है तो उसका कोई भी कृत्य अपराध नहीं होता। कोर्ट ने आगे बताया कि जब भी कोई व्यक्ति अपने केस में एक्सेप्शन का लाभ चाहेगा तो एक्सेप्शन की जरूरत को प्रूव करने की जिम्मेदारी उसी व्यक्ति की होगी जो इसका लाभ चाहेगा। सेल्फ डिफेंस चाहने वाले व्यक्ति को यह साबित करना होगा कि उसका कृत्य आत्मरक्षा में किया गया कृत्य था। विक्षिप्तता या इंसैनिटी की सुरक्षा चाहने वाले व्यक्ति को यह बात खुद अपने एविडेंस के द्वारा प्रूव करनी होगी। सुप्रीम कोर्ट ने जेम्स मार्टिन वर्सेस स्टेट ऑफ केरला 2004 2 एससीसी 203 का हवाला देते हुए कहा कि जरूरी नहीं कि आरोपी ही अपने डिफेंस एविडेंस में किसी एक्सेप्शन को प्रूव करे। कोर्ट स्वयं भी प्रोसिक्यूशन एविडेंस का अध्ययन करके यह निर्णय ले सकता है कि इस आरोपी को एक्सेप्शन का लाभ मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए। यहां सुप्रीम कोर्ट ने लीगल इंसैनिटी और क्लिनिकल इंसैनिटी, यानी कि जो लीगल इंसैनिटी का मतलब हुआ जो कोर्ट में चाहने वाली इंसैनिटी है, जिसके आधार पर कोर्ट
आरोपी को लाभ दे सकता है और क्लिनिकल इंसैनिटी जिसको डॉक्टर्स बताएंगे। इन दोनों प्रकार की इंसैनिटी का अंतर समझाते हुए कहा कि यदि कृत्य करने वाले क्षण में, ध्यान रखें यहां बात क्षण की गई है, कृत्य करने वाले क्षण में आरोपी अपने कृत्य की प्रकृति, परिणाम और उसकी उग्रता को समझने में असमर्थ है तो उसे केवल प्रोसिक्यूशन एविडेंस के आधार पर भी लीगल इंसैनिटी का लाभ दिया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ग्रामीण समाज में अनेक ऐसे लोग हैं जिन्हें सिजोफ्रेनिया या बाइपोलर डिसऑर्डर जैसे मानसिक विकारों से पीड़ा रहती है, लेकिन वे उसे भूत प्रेत या साया जैसे नामों से पुकारते हैं। इस आरोपी चुन्नी बाई के सब कृत्यों को यदि एक साथ देखा जाए तो उनको देखने से लगता है कि वह भी ऐसे ही किसी मनोविकार से पीड़ित थी जिसे वह ऊपरी साया कह रही थी और ऊपरी साया समझ रही थी। इस बात को वह अपने ट्रायल के दौरान भी कहती रही। गवाहों के बयानों से भी साफ जाहिर है कि बेटियों के मरने के बाद वह निरंतर विलाप कर रही थी कि ऊपरी साये ने उससे उसकी बेटियों को मरवा दिया है। उसके पास दोनों बेटियों को मारने का कोई मोटिव नहीं था, लेकिन उसने मारा और बताया कि ऊपरी साये ने बेटियों को मरवाया है। निर्णय में सुप्रीम कोर्ट ने आगे कहा कि हालांकि चश्मदीद गवाह जहां होते हैं उस केस में और उन परिस्थितियों में मोटिव बिल्कुल भी महत्वपूर्ण नहीं होता, लेकिन यह भी ध्यान रखना होगा कि मोटिव से ही एक बैड इंटेंशन या कोई बुरी धारणा, जिसे हम कानून में मेंसरिया कहते हैं, वह पैदा होती है। यदि मोटिव नहीं है तो वह बुरी धारणा मेंसरिया भी पैदा नहीं होगी, और यदि मेंसरिया नहीं होगी तो केवल शारीरिक कृत्य एक्टस रियस के आधार पर किसी भी कृत्य को मर्डर नहीं कहा जा सकेगा। वह कृत्य मर्डर का अपराध कारित नहीं करेगा। यदि ट्रायल के दौरान ट्रायल कोर्ट इस बात पर ध्यान दे पाती तो आरोपी चुन्नी बाई के साथ वहीं पर न्याय किया जाना संभव होता। प्रोसिक्यूशन गवाहों के बयानों में भी चुन्नी बाई के अस्वस्थ मन की छाप मिलती है। बस मुश्किल यही थी कि कानून के अनुसार 161 के बयानों का कोर्ट में अंतर विरोध किए जाने के अलावा कोई दूसरा उपयोग नहीं किया जा सकता है। यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने एक रास्ता सुझाया। रास्ता सुझाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ट्रायल कोर्ट के जज को 165 एविडेंस एक्ट की शक्तियों का प्रयोग करते हुए गवाहों के 161 के बयानों पर आधारित ऐसे सवाल उन गवाहों से पूछने चाहिए थे जिससे कि आरोपी की सही मानसिक स्थिति रिकॉर्ड पर अंकित हो पाती। सेक्शन 165 एविडेंस एक्ट के तहत जज की यह शक्ति होती है कि वे ट्रायल की किसी भी स्टेज पर किसी भी गवाह से कोई भी सवाल पूछकर उनके उत्तरों को कोर्ट फाइल में रिकॉर्ड करवा सकते हैं। इन उत्तरों पर दूसरे पक्ष के द्वारा क्रॉस का बहुत सीमित अधिकार उपलब्ध होता है। बिना कोर्ट की परमिशन के कोई क्रॉस नहीं किया जा सकता। इस केस में ट्रायल जज को यही करना चाहिए था। इतना ही नहीं, आगे भी उन्होंने भविष्य की बात बताई है, सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दी है, आगे भी यदि किसी आरोपी के द्वारा किसी एक्सेप्शन की गुहार लगाई जाती है तो ट्रायल कोर्ट को सेक्शन 165 एविडेंस एक्ट के तहत जज की शक्तियों का प्रयोग करते हुए न्यायहित और जन कल्याण के लिए इसकी गहन परख करनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, हम पहले भी सिद्धार्थ वशिष्ठ वर्सेस स्टेट एनसीटी डेयरी 2010-6 SCC 1 में यह बात कह चुके हैं और अब सभी ट्रायल कोर्ट जजेस की यह ड्यूटी रहेगी कि वे जनरल एक्सेप्शंस के ऊपर पूरी परख करें, जांच पड़ताल करें। यह कहते हुए सुप्रीम कोर्ट ने आरोपी चुन्नी बाई को 302 आईपीसी की बजाय 304 पार्ट 2 आईपीसी में दोषी माना और जो भी समय इस आरोपी चुन्नी बाई ने जेल में गुजारा था उसको पर्याप्त सजा मानते हुए उसे तत्काल प्रभाव से मुक्त करने का हुक्म दिया। बहुत लंबे समय के बाद सुप्रीम कोर्ट का कोई ऐसा फैसला पढ़ने में आया है जिसे पढ़कर डर नहीं लगा, बल्कि खुशी हुई कि हमारा सर्वोच्च न्यायालय कल्याण की सर्वोच्च भावना से बिल्कुल ओतप्रोत है और एक आम आरोपी के प्रति उन्होंने गहरा कर्तव्य बोध दिखाया है और ट्रायल कोर्ट्स को आगे के लिए सही रास्ते पर चलने की हिदायत भी दी है। जब आप किसी झूठे केस में गलती से या भोलेपन से फंस जाते हैं
तो हम आपके केस के कागजात देखकर उस केस के समाधान की दिशा आपको बता देते हैं। यदि आप गलत दिशा में जा रहे हो तो भी हम आपको वह बता देते हैं। यदि आवश्यक हो तो आपको इंटेंसिव कंसल्टेशन के द्वारा अधिक परिपक्व कंसल्टेशन भी दिया जा सकता है। 138 NI एक्ट के केसेस में लीगल नोटिस का गलत रिप्लाई देने से पहले भी आप हमसे पूछ सकते हैं ताकि आपका पूरा केस खराब ना हो। हमारे मेंबर बनकर आप यह सहायता पा सकेंगे। हमसे सहायता पाने के लिए हमारा व्हाट्सएप नंबर, हमारा ईमेल एड्रेस और वेबसाइट का URL आपको सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा तथा ये सब बातें हमारी हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी होती हैं। समय को गंवाएं नहीं, उसका इस्तेमाल करें। हमारी वेबसाइट पर बहुत महत्वपूर्ण जानकारी को सरल भाषा में पढ़ें। वहां झूठे आरोप या फॉल्स एलिगेशन से बचने के उपाय भी मिलेंगे। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई वीडियोस आपसे मिस ना हो जाएं। हम आपसे अगले वीडियोस में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए प्रणाम।